नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से यूपीपीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए आपकी जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं उन सभी को मैं यहाँ से कंप्लीट करा रहा हूँ। प्लस इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक की ज़रूरत होती है उन सभी स्टैंडर्ड्स बुक की समरी भी आपको आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि जितना भी कंटेंट यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी आपके इन सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो चैनल के साथ में आपको जुड़े रहना है। अभी हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं। क्लास 6 की बुक के 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। 5वें चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 5वें चैप्टर पर बात करने से पहले थोड़ा सा चौथे चैप्टर के बारे में समझते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें थोड़ा बेहतर तरीके से हमारी समझ में आएंगी। पिछले अध्याय में हमने बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर बात करी, एक ऋग्वेद के बारे में, दूसरा महापाषाण कब्रों के बारे में। तो ऋग्वेद की रचना की बात हो या महापाषाण कब्रों के बनने की व्यवस्था की बात हो, ये लगभग एक ही टाइम पीरियड के आसपास की घटनाएं हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पिछले अध्याय में हमने वैदिक काल से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा था। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उसके बाद के काल में, जिसको आप उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, बाकी के जो अन्य 3 वेद हैं, आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन वेदों की रचना हुई। तो चौथे चैप्टर में आपने वैदिक काल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ा। 5वें चैप्टर में आप उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में एक टर्म यूज हुआ था जन, यानी आपने देखा था कि पिछले अध्याय में राजा जो होते थे वो एक ऐसे आधुनिक राजाओं की तरह नहीं होते थे जिस तरीके से आपने मध्यकालीन भारत में राजा देखे होंगे, या आपने कह सकते हैं प्राचीन भारत के अंतिम जो इतिहास का चरण है उसमें जो राजा आपको देखने को मिलते हैं, गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, इस तरह के राजा वैदिक काल में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। जो राजा होता था उसका पद आनुवंशिक नहीं होता था। ठीक है, जितने भी लोग होते थे जिन्हें जन कहा जाता था, लोगों का समूह जो होता था, वो अपने सहमति के आधार पर, हम सभी लोगों की सहमति के आधार पर जो सबसे योग्य व्यक्ति होता था उसी को राजा मान लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो एनसीईआरटी में 5वें चैप्टर में जो सबसे पहली जो हेडिंग दी हुई है आपकी, वो है आपकी कुछ लोग शासक कैसे बने। तो इसको पिछले चैप्टर से कनेक्ट करते हुए देखेंगे कि पहले कुछ राजा जो होते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे। जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वो जन के द्वारा चुने जाते थे, लोगों के समूह के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन 3000 वर्ष पूर्व, पिछले अध्याय में हमने 3500 वर्ष पूर्व की जो भी घटनाएं थी उनके बारे में जो है बात की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया तो राजा बनने की प्रक्रिया में या जो भी सामाजिक चीज़ें थी उनमें काफ़ी सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले। धीरे धीरे राजा बनने की प्रक्रिया में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। अब हम जैसे कि इस समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होने लगा, जो राजा बनने वाला व्यक्ति होता था या जो राजा होता था वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, जिसे आप अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। अश्वमेध यज्ञ इस तरीके का यज्ञ होता था, जैसे कोई राजा है तो वो एक घोड़ा, अपने जैसे कोई घोड़ा छोड़ देता था, उस घोड़े के गले में एक पट्टा लटका दिया जाता था और उस पर यह संदेश लिख दिया जाता था कि जो भी व्यक्ति या जो भी राजा इस घोड़े को रोकेगा तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर यह घोड़ा किसी राज्य से होकर के या किसी राज्य की सीमा से होकर के बिना किसी रोक टोक के निकल गया तो इसका अर्थ ये समझा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ किया है या जिस व्यक्ति के द्वारा यह घोड़ा छोड़ा गया है और ये किसी के द्वारा रोका नहीं गया, तो जिस जिस स्थान से होकर के ये निकला है, जिस जिस राज्य से होकर के ये निकला है, वे सभी राज्य जो हैं उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े यज्ञ जिन्हें अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था उनको आयोजित करके जो लोग थे वो राजा के रूप में यहाँ से प्रतिष्ठित होना स्टार्ट होते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से गंगा यमुना के क्षेत्रों में उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई।
ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, पिछले अध्याय में हमने वैदिक ग्रंथों की बात की। वैदिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो आपका ऋग्वेद आता है, जो कि प्राचीनतम वेद माना जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में बाकी के 3 वेद आ जाते हैं, जिन्हें आप सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी अन्य चीज़ों की रचना हुई, और भी अन्य ग्रंथों की रचना हुई। तो ये जो वेद थे या फिर ये उत्तर वैदिक ग्रंथ थे, इनमें अनुष्ठान या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी प्रक्रिया किस तरीके से संपादित करनी जानी है, उसकी विधि क्या होगी, समाज को संचालित करने के नियम, इन सभी चीज़ों के बारे में उत्तर वैदिक ग्रंथों में बताया गया था। ठीक है, हालांकि देखिए सामवेद को अगर आप सेपरेटली पढ़ेंगे तो ये एक बड़ा टॉपिक है। यजुर्वेद के बारे में जानेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अथर्ववेद के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी की जो प्रकृति है, एनसीईआरटी का जो नेचर है, उसको चेंज नहीं करना है। जिस तरीके से वो जिस क्लास में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, उसी को अडॉप्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़े विस्तार से आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो केवल चीज़ों को थोड़ा सा आइडिया हमको होता चले, ताकि आगे जब भी हम इन चीज़ों का एडवांस रूप पढ़ें तो हमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें हमने देखी ही नहीं है, ये चीज़ें हमने सुनी ही नहीं है, इन शब्दों के बारे में हमको पता ही नहीं है। तो देखिए, पुरोहितों का जो एक वर्ग था, उसके द्वारा लोगों का विभाजन वर्णों के रूप में उत्तर वैदिक काल में जो है किया गया था। ये 4 वर्ण जो थे, ठीक है, जिनका विभाजन पुरोहितों के द्वारा किया गया था। ये बात कहाँ की हो रही है, आप याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो लोगों को या समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ये थे ब्राह्मण, ठीक है, इसके बाद में आते थे क्षत्रिय या शासक वर्ग, तीसरा जो वर्ग था आपका ये था विश्य या वैश्य, और चौथा वर्ण था आपका शूद्र। तो इन 4 वर्णों में समाज को पुरोहितों के द्वारा विभाजित किया गया। इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य थे। जैसे ब्राह्मण, ये क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, एवं जो वेदों से जानकारी ये प्राप्त करते थे उसको लोगों तक पहुंचाते थे। यानी अध्यापन का कार्य, शिक्षा देने का कार्य और वेदों के अध्ययन का कार्य ब्राह्मणों का था। इसके अलावा समाज में जितने भी यज्ञ कराए जाते थे, जितनी भी धार्मिक पूजा पद्धति की चीज़ें हुआ करती थी या अनुष्ठान से संबंधित कार्य होते थे, उनको भी ब्राह्मणों के द्वारा ही संपादित किया जाता था। क्षत्रिय या शासक नाम का जो वर्ण था, ये जो ग्रुप था, ये क्या करता था? इसका कर्तव्य था युद्ध करना एवं लोगों की रक्षा करना। तो ये शासक वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग भी इसको कह सकते हैं। तीसरा था आपका विश्य या वैश्य। इसमें पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, आधुनिक समय में वैश्य का मतलब हम बनिया वर्ग से लगाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में जो वैश्य था, वैश्य के अंतर्गत जो 3 प्रमुख कह सकते हैं ग्रुप थे वो आते थे, जिसमें कृषक भी थे, पशुपालक भी थे, व्यापारी भी थे। ये जो है वैश्य की कैटेगरी में आते थे। शूद्रों का कार्य था जो अन्य 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। ठीक है, तो इस तरीके से समाज जो है वो 4 वर्णों में उत्तर वैदिक काल में विभाजित होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से देखते हैं। क्षत्रिय और वैश्य, ये जो दोनों वर्ण थे, दोनों को यज्ञ का अधिकार था। देखिए, ब्राह्मण तो यज्ञ कराते ही थे भाई, उनका तो काम था संपादित करवाना, जितनी भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इसके अलावा जो 2 अन्य वर्ग थे, क्षत्रिय और वैश्य, ये दोनों ही यज्ञ कर सकते थे, समाज इनको यज्ञ करने का अधिकार देता था। लेकिन शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा कहीं कहीं पर यह जानकारी भी मिलती है कि जो महिलाएं होती थी समाज में, उनको शूद्रों के समान ही माना गया था। हालांकि इस काल में भी कुछ विदेशी महिलाओं के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप आगे चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये देखा गया था कि महिलाओं को भी शूद्रों के समान स्थिति यहाँ पर दी गई थी। वर्णों का जो निर्धारण, जिन 4 वर्णों के बारे में अभी आपने पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आपने वहाँ पर देखा था इन वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर यहाँ से होता हुआ नजर आता है। जैसे मान करके चलिए, ब्राह्मण के घर में किसी बालक का जन्म होता है तो वो ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय के घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो क्षत्रिय बन गया, शूद्र के घर में किसी का जन्म हो रहा है तो वो शूद्र बन गया। तो धीरे धीरे जो कर्म के आधार पर काम करने की या ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये धीरे धीरे जन्म के आधार पर यहाँ से होती हुई चली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको याद रखनी है। देखिए, हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, समाज जहाँ 4 वर्णों में विभाजित है,
समाज का जो एक वर्ण है शूद्र, उसको अन्य 3 वर्णों की कंपैरेटिवली देखा जाए तो हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसका काम सिर्फ यही है। बाकी के जो अन्य 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी वो केवल सेवा करने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो इस तरह का भेदभाव तरीके का एक जो है यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन इसी समयावधि में भारतीय उपमहाद्वीप का एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां पर सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से ये जो असमानता का भाव था बहुत कम था। मतलब वहां पर इतनी ज़्यादा असमानताएं नहीं थी, और असमानताएं न होने का एक प्रमुख कारण था कि यहाँ पर जो पुरोहित थे उनका प्रभाव बहुत सीमित था। और ये क्षेत्र कौन सा था? पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उन कई क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम देखी गई थी। और अब इस चैप्टर में जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, मैंने अभी जब इस अध्याय को हम स्टार्ट कर रहे थे तो प्रारंभ में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि पिछले चैप्टर में आपने एक टर्म पढ़ा था जन, ठीक है। जन यानी लोगों का समूह, लोगों का समुदाय, जो आपस में से सर्वसम्मति से सबसे योग्य व्यक्ति को राजा के रूप में चुनते थे। कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, ये हमने वैदिक काल में देखा। कर व्यवस्था प्रचलित न होने के पीछे का रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो राजा बेशक नाम का राजा था, लेकिन वो उस तरीके का साम्राज्य का स्वामी नहीं था। युद्ध भी लड़े जाते थे तो जानवरों के ऊपर, मवेशियों के ऊपर, ठीक है, सिंचाई के सोर्सेज के ऊपर, जमीन के ऊपर, खेतीबाड़ी के ऊपर, इनके ऊपर युद्ध लड़े जाते थे, ठीक है। तो स्थायी सेना भी नहीं थी। जब स्थायी सेना नहीं थी तो वेतन देने की यहाँ पर कोई कह सकते हैं प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा अगर बड़ा साम्राज्य होगा तो उस साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और उन डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का ढांचा भी वैदिक काल में नहीं था। तो जब एम्प्लॉई नहीं थे तो सैलरी देने की बात उत्पन्न नहीं हो सकती है, और जब किसी को वेतन देना ही नहीं है तो राजा कर क्यों लगाएगा? देखिए, टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वेतन देना है। जैसे आज आप आधुनिक समय के आधार पर भी देखें, सरकार कई चीज़ों पर टैक्स लगाती है। आप जितनी भी चीज़ें, आप जितने भी प्रोडक्ट मार्केट से लेकर के आते हैं, यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन पर आप कोई ना कोई कर देते हैं, ठीक है। और आपके टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट जो है अन्य कार्यों को संपादित करती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी देती है, ठीक है। और भी जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उन पर जो भी खर्चा होता है वो भी आपके टैक्स के पैसे से होता है। क्योंकि एक बड़े साम्राज्य का संचालन हो रहा है तो टैक्स लगाना पड़ेगा। और टैक्स ही जो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी शासक की या किसी भी सरकार की रेवेन्यू का एक प्रमुख सोर्स होता है। तो उस टाइम पर वैदिक काल में इस तरह की कोई सिचुएशन थी नहीं, तो राजा कर भी नहीं लगाता था। अब धीरे धीरे ये जो जन थे ये जनपद में परिवर्तित हुए, ठीक है। जनपद को आप मान सकते हैं जन के बसने की जगह। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यही पढ़ने वाले हैं कि जन हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, अब जन से जनपद बने और जनपद से बने महाजनपद, ठीक है। जन बने, जन से जनपद बने और जनपद से फिर धीरे धीरे महाजनपदों का विकास हुआ। तो उस विकास प्रक्रिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। जनपद, जनपद को आप कह सकते हैं जन के बसने की जगह, यहाँ पर लोग रहते हैं। जो पहले नॉर्मल राजा थे, ठीक है, या जो नॉर्मल राजा के बाद में जो महायज्ञ करने वाले राजा हुए, तो जो महायज्ञ करने वाले राजा थे अब वो धीरे धीरे जो जन था यानी लोगों का जो समूह था उसके राजा बनने लगे, ठीक है। और जो जन के राजा थे वो अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे, ठीक है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताई है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा कि जो जन था, जन मतलब लोगों का समूह, लोगों का समुदाय, अपने में से सर्वसम्मति के आधार पर सबसे योग्य व्यक्ति को अपना मुखिया, सरदार, राजा जो भी है वो चुन रहा है। अब यहाँ धीरे धीरे समय गुजरता गया तो लोगों ने यज्ञ के आधार पर अश्वमेध जो है यज्ञ करना स्टार्ट किया, अपने साम्राज्य का थोड़ा विस्तार किया। राजाओं की जो कह सकते हैं फैसिलिटीज़ थी उनमें थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है। जो पहले जन लोगों के राजा हुआ करते थे, क्योंकि जन से जनपद बन गए तो जन के राजा जो होते थे वो अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। इन जनपदों की कुछ प्रमुख बस्तियों के नाम इस एनसीईआरटी में दी गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर जो कि मेरठ यूपी के आसपास पड़ता है, ठीक है। हस्तिनापुर हो गया, मेरठ यूपी। इसके अलावा एटा में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। ये इन्हीं जनपदों की बस्तियों के नाम हैं। तो ये जो बस्तियां थी इनमें लोग झोंपड़ियों में निवास करते थे,
जानवरों को पालने का काम करते थे, मवेशी पालन करते थे, कृषि करते थे जिसमें ये चावल, गेहूँ, जौ, दाल, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो कि चित्रित धूसर पात्रों के रूप में जिनको जाना जा सकता है, मतलब ऐसे बर्तन जो पके हुए बर्तन होते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन जिनको आग में पकाया जाता था, फिर उनके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें इन बस्तियों से प्राप्त हुई हैं। अब जनपद के बाद में आते हैं महाजनपद। महाजनपदों का उदय होता है लगभग आज से 2500 साल पहले। आज से का मतलब समझ रहे हैं, इस पूरी बुक में जब भी आप पढ़ेंगे तो बेस ईयर 2000 लेकर के चलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एक जनरल व्यू देखें तो महाजनपदों का उदय होता है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब 2500 में से, जैसे आप 2000 में से आप 2500 माइनस करेंगे तो -500 आएगा। -500 का मतलब माइनस लग रहा है तो मतलब ईसा पूर्व। ये चीज़ मैंने आपको पहले दूसरे चैप्टर में बता दिया, तो मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाऊँगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 2000 बेस ईयर है हमारा, इस पूरी बुक का बेस ईयर 2000 है। 2000 में से 2500 अगर आप माइनस करेंगे तो -500 बचेगा, तो लगभग 500-600 ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपदों के बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो भी आरंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ थे उसमें इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। आगे बहुत विस्तार से, क्योंकि इतिहास एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। अभी तो हम 6 क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। जब तक हम 12th क्लास तक पहुँचेंगे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन का भंडार हमारे पास होगा एनसीईआरटी से। तो महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है सर? आरंभिक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। इसमें अंगुत्तर निकाय का एक प्रमुख नाम आता है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो महाजनपदों का उदय आज से लगभग 2500 साल पहले होता है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ। और आप ये मान करके चलें कि जो महाजनपदों के उदय का काल था, ठीक है, इसी के आसपास जैन और बौद्ध धर्म जैसे धर्म जो थे वो विकसित होना स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बताई थी, एक चीज़ और आप याद रखना, मैंने बताया था आपको जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। फिर उसके बाद में वैदिक काल आता है, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल के बाद में जब उत्तर वैदिक काल के हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, महाजनपदों का उदय होता है, तो फिर दोबारा से एक नगरीय सभ्यता का विकास होने लगता है। तो नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, फिर दोबारा से नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसी वजह से महाजनपदों के उदय को इतिहास में एक टर्म जो है एक विशेष उक्ति से इनको जो है नॉमिनेट किया गया है। इनको कहा गया है द्वितीय नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति कौन सी? हड़प्पा सभ्यता वाली। और द्वितीय नगरीय क्रांति कौन सी है? महाजनपदों के उदय वाला जो समय है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। तो 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ। अधिकतर जो जनपद थे उनकी एक राजधानी हुआ करती थी। राजधानी के चारों ओर एक प्रभावशाली चार दीवारी का निर्माण किया जाता था। राजाओं द्वारा इस काल में सेना रखना प्रारंभ कर दिया गया। सेना रखना प्रारंभ कर दिया। सेना आपके लिए काम क्यों करेगी? रेगुलरली उसका काम कुछ नहीं है, वो बस रहेगी, या युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी तो लड़ेगी। तो जब नियमित रूप से सेना रखना स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि सिपाहियों को नियमित रूप से सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेतन भी देना पड़ेगा। और वेतन अगर देना पड़ेगा तो वेतन राजा कहाँ से देगा? राजा को करारोपण करना पड़ेगा, टैक्स लगाने पड़ेंगे, कर लगाने पड़ेंगे। तो उसके बारे में आप यहाँ से देखेंगे कर लगाने की व्यवस्था की शुरुआत भी यहाँ से आपकी होने लग जाती है। ठीक है, तो करों के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले एक नज़र डाल लीजिए थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का मैप है और एनसीईआरटी के मैप में मैंने जो 16 महाजनपद हैं उनको वहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो येलो येलो डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये महाजनपदों को मैंने यहाँ पर कलर्ड किया है। और इनसे जो जुड़े हुए स्थान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये इन स्थानों की राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। फिलहाल इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी 6 क्लास में, आगे फिर ये टॉपिक आपको आगे विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य हुआ करती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके अलावा काशी जो है एक महाजनपद था, ये वाराणसी इसकी राजधानी थी। मगध की राजधानी आपकी राजगृह और वैशाली और पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध जो है विशेष रूप से ये आप मान करके चल सकते हैं कि 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई था तो वो मगध था। और इस चैप्टर में विशेष रूप से पूरे के पूरे 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, एक आपका मगध, एक आपका वज्जी, इन दोनों पर एक विशेष दृष्टि डाली गई है। एक विशेष जो है जानकारी उन दोनों महाजनपदों के बारे में दी गई, जिसे आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मगध जो था इन 16 महाजनपदों में संभवतः सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था।
यहाँ से वज्जी देखेंगे, वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, विदेह, मिथिला। इसके अलावा मल्ल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी कुशावती थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक, शूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य इसकी विराटनगर। ठीक है। अब जो अवंती है आपका, अवंती महाजनपद था, इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। अश्मक महाजनपद की अगर आप बात करें तो इसकी राजधानी थी पोतन। ठीक है। और अश्मक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था। साउथ इंडिया में अश्मक के अलावा कोई और अन्य महाजनपद नहीं था। ये गोदावरी नदी घाटी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, गोदावरी नदी यहाँ से ये बह रही है, तो गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र था, अश्मक इसको कहा जाता था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी। ठीक है। तो ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी आपको याद रखनी है, ज़्यादा गहराई में यहाँ पर आपको नहीं जाना है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि महाजनपदों का जब उदय हुआ था तो राजाओं ने अपने साम्राज्य के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी बनाना प्रारंभ किया, स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, सैनिकों को नियमित वेतन देना स्टार्ट किया। और जब नियमित वेतन देने की बात आएगी तो राजा ने करारोपण की व्यवस्था स्टार्ट की। कर लगाना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अलग अलग समाज के जो वर्ग थे उन पर कर लगाया जाता था। तो इनको हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। किसानों पर सर जो कर लगता था उसको कहा जाता था भाग। ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि भाग क्या था उत्तर वैदिक काल में, भाग क्या था? तो भाग एक प्रकार का था कर जो कि किसानों पर लगता था। किसान जो भी अपने खेत में फसल उगाते थे तो जो होने वाली उपज थी उसका छठा हिस्सा जो था वो कर के रूप में, भाग के रूप में जो है वो राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा कुछ अन्य समूह थे जैसे कारीगर, कारीगरों में आ जाते थे आपके बुनकर, लोहार, सुनार। इनको जो कर देना पड़ता था वो श्रम के रूप में देना पड़ता था। श्रम के रूप में किस तरीके से कर देते थे ये लोग? राजा के लिए इनको 1 दिन 2 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक थे वो किस तरीके से कर देते थे कि जो भी पशुओं को, मवेशियों को वो पालते थे तो उनके जो भी प्रोडक्ट होते थे, उत्पाद होते थे, दूध, दही वगैरह, इस तरीके के जो टैक्स के रूप में वो राजा को देने पड़ते थे। व्यापारी जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे, चीज़ों का खरीदारी या बेचने का काम करते थे, उन पर जो है टैक्स लगाया जाता था, वो राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा जो आखेटक और संग्राहक प्रवृत्ति के लोग थे, इस काल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो आखेटक और संग्राहक जीवन व्यतीत करते थे। तो इनको जो कर देना पड़ता था क्योंकि लगभग जंगलों में ही रहते थे और जंगलों के जो भी उत्पाद ये जो है इकट्ठा करके लाते थे, उन जंगलों के उत्पाद के रूप में ये राजा को कर देते थे। तो यहाँ से टैक्सेशन की जो व्यवस्था थी, कर की व्यवस्था थी, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन इस समय में देखने को मिलता है। आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, इस समय तक लोग धातुओं से परिचित तो हो चुके थे लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय होता है, लगभग इसी समयावधि में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी होती है और लोहे से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आता है कि पहले जो हल होता था जिससे खेतों की जुताई होती थी, उसका जो फाल होता था जो ज़मीन में गड़ करके चलता है वो लकड़ी का होता था, उससे बहुत अच्छी तरीके से खेतों की जुताई नहीं हो पाती थी। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो अब लकड़ी के फाल के स्थान पर लोहे का फाल इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जुताई करना आसान हो गया। और जुताई करना आसान हो गया, इसके साथ साथ खेतों की जुताई भी बहुत अच्छी तरीके से की जाने लगी, जिससे उपज में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा पहले धान की खेती कैसे की जाती थी? इस समय से पहले धान की खेती की जाती थी कि जैसे नॉर्मली धान के जो भी बीज हैं उनको खेतों में छिटक दिया, उनका ऐसे ही उनको फैला दिया और उससे जो धान की फसल तैयार हो गई। लेकिन उस तरह से धान की जो फसल तैयार की जाती थी उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। यहाँ से धान की जो पौध होती है, धान को जैसे वर्तमान समय में जाते हैं धान को रोपा जाता है, बोया नहीं जाता है, धान को रोपा जाता है। धान की रोपाई की जो व्यवस्था थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिससे धान या चावल की जो पैदावार थी वो उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो कृषि में भी कुछ यहाँ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम 2 जो महाजनपद हैं उनका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, उनके बारे में कुछ जो है विशेष रूप से यहाँ पर जोर दिया गया है कि आपको मगध के बारे में जानना है और दूसरा आपको वज्जी के बारे में जानना है। वज्जी और मगध, मगध तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मगध में क्या था कि मगध जितने भी महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था, तो इसके बारे में जानना बनता है। वज्जी क्यों जानना है? क्योंकि वज्जी जो था ये था मगध का नज़दीकी राज्य था और यहाँ पर गढ़ या संघ व्यवस्था का प्रचलन था, जो गढ़ या संघ होते थे। और इस काल में
जो दो नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रणेता थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये जो थे गण और संघों से ही संबंधित थे। तो इस वजह से वज्जी को जानना भी यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मगध के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। गंगा और सोन नदियां इस क्षेत्र से होकर के बहती थीं, जिससे यहाँ पर यातायात की कोई दिक्कत नहीं होती थी, जल वितरण की कोई दिक्कत नहीं होती थी, कृषि के लिए सिंचाई की एक समुचित व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती थी। इसके अलावा मगध के आसपास का क्षेत्र जो था वो जंगली या वन क्षेत्र था, जिससे यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह की, या कह सकते हैं मजबूत प्रकार की लकड़ी की व्यवस्था हो जाती थी, जो कि घर बनाने में यूज होती थी, गाड़ी बनाने में यूज होती थी, रथ बनाने में यूज होती थी। ठीक है, तो ये भी इसके लिए एक जो है कह सकते हैं एक सहायक क्षेत्र, सहायक चीज़ थी, जो कि कहीं ना कहीं मगध को शक्तिशाली बनाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं, जिससे मजबूत औजार बनाए जा सकते थे, हथियार बनाए जा सकते। तो ये भी इसकी कह सकते हैं ताकतवर होने का एक बड़ा अच्छा संकेत था। इसके अलावा मगध जो आपका महाजनपद था, इसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली शासक हुए। इसमें से प्रमुख शासकों की बात करें तो बिंबिसार है आपका, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में जो है महापद्मनंद, ये जो है बहुत जो शक्तिशाली शासक माने जाते हैं मगध साम्राज्य के। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, एक राजधानी इसकी राजगृह थी, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक जो पटना है वो भी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ से देखेंगे। आज से 2300 वर्ष पहले मैसेडोनिया का शासक सिकंदर जो था वो मिस्र और पश्चिम एशिया के सभी राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारत उपमहाद्वीप में विजय प्राप्त करने के लिए व्यास नदी के किनारे पहुँचता है। वो विश्व विजय का एक अपना टारगेट लेकर के चला था और मगध को भी वो जीतना चाहता था, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और उसे वापस लौटना पड़ा था, जिसमें वापस लौटते समय बेबीलोन, मिस्र में एक स्थान पड़ता है बेबीलोन, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है इसी समयावधि की घटना है। अब वज्जी के ऊपर में बात करते हैं तो ये मगध का नज़दीकी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार हुआ करती थी। यहाँ पर गढ़ या संघ व्यवस्था का प्रचलन था। आपने स्टार्टिंग की क्लास देखे होंगी, पहली और दूसरी क्लास, तो ये टर्म जो है आपको पता होना चाहिए, ये पता हो भी गया होगा अगर जिसने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी होंगी। गढ़ या संघ व्यवस्था का यहाँ पे प्रचलन होता था। गढ़ या संघ क्या होता था? ये राजाओं का संघ या समूह होता था। ठीक है, और इसमें लोग क्या करते थे कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सामूहिक चर्चा या निर्णय जो भी लेना होता था, तो इसमें कई सारे जो राजा होते थे वो आपस में बैठ करके मीटिंग करते थे और किसी भी मुद्दे पर आपस में बातचीत करते हुए एक सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचते थे। बुद्ध और महावीर, ठीक है, ये भी गढ़ और संघ से ही संबंधित थे। अब से 1500 वर्ष पूर्व तक जो है शासन जो है यहाँ पर इनका रहा था। गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में शामिल किया। मतलब ये जो गढ़ और संघ थे, राजाओं के छोटे छोटे समूह थे, समुदाय थे, जब गुप्त वंश जो है अस्तित्व में आया, इसने जो है गढ़ और संघों पर विजय प्राप्त की। इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने जीता और इनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब जो लास्ट वाला सेक्शन रहता है अपना, आपको पता है अन्यत्र वाला रहता है। तो जिस समय ये भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी सारी घटनाएं चलती थी, इसी समयावधि में 2500 वर्ष पहले एथेंस में किसकी स्थापना होती है? प्रजातंत्र या गणतंत्र की स्थापना होती है। ये व्यवस्था 200 वर्ष तक चली, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये व्यवस्था चली नहीं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, वो आप देखेंगे कि 30 वर्ष से ऊपर के आयु के जो भी पुरुष थे उनको पूर्ण नागरिक का दर्जा दिया जाता था एथेंस में, लेकिन औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक होते थे, पुरुष होते थे, उनको नागरिक का दर्जा दिया जाता था, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। शासन के जितने भी पद होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती थी, उन पर लॉटरीज के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि एथेंस में जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि जितने भी नागरिक होते थे, नागरिक, जब बात नागरिक की हो रही है तो नागरिक हो रही है तो मतलब पुरुषों की बात हो रही है, क्योंकि औरतों को तो नागरिक का दर्जा था ही नहीं। तो जितने भी नागरिक थे, यानी जितने भी पुरुष थे 30 वर्ष से ऊपर के, उनके लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य था एथेंस में। ठीक है, तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में उपर्युक्त जितनी भी घटनाओं के बारे में आपने देखा, जो भी यहाँ पर चल रहा था, इसी टाइम पर एथेंस में इस तरह की व्यवस्था का प्रचलन था। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर आपको पसंद आता है
तो इस चैनल को आप ऐसे लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की मोटी मोटी भारी भरकम फीस को पे करने में कैपेबल नहीं है। क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि मैं भी आप लोगों की तरह, आप में से बीच के आप अपना मुझे भाई मान सकते हैं, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रयास करता रहूँगा जब तक आपका 2024 का एग्ज़ाम नहीं हो गया। 2024 के एग्ज़ाम से पहले पहले तक मैं जितनी भी सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, मतलब जो आप लिस्ट बना लीजिए कि हमें साहब पीसीएस के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमको इन एनसीईआरटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको इन स्टैंडर्ड्स बुक की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ये पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें 2024 के प्रीलिम्स से पहले पहले मेंस तक का सिलेबस आपका मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ तक कि मैं एथिक्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं यूपी स्पेशल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं एक एक क्लास, दो क्लास आपको पर डे दे रहा हूँ, लेकिन आप ये मान करके चलें कि मैं एडवांस में चीज़ें यहाँ से लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया है, एडवांस में चीज़ें मैंने यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जब क्योंकि अभी काफ़ी समय है, और जब थोड़ा सा समय मतलब ऐसा लगेगा मुझे कि अब यहाँ से स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो फिर वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज होती हुई चली जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल के साथ में जुड़े रहना है, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना है, और क्लास के बाद में फीडबैक रिस्पॉन्स या जो अपना रिव्यू है वो देना नहीं भूलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।